जय हिंद. आजचा लेसन आहे मराठी ग्रामरबद्दल. मला बऱ्याच लोकांनी उमेदवारांनी ईमेल्स पाठवून विनंती पण केली की जे मराठी भाषिक नाहीत त्यांना मराठी ग्रामर समजायला खूप कठीण जातं. जिनकी मातृभाषा है, जिनकी मदर टंग है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं, वो थोड़े स्टडी के साथ मैनेज कर जाते हैं. इसलिए यदि हम वो चाहते हैं कि यदि हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कोशिश करके देखता हूँ कि हम हिंदी में मराठी ग्रामर कैसे सिखाएंगे. चलो तो मराठी ग्रामर पर चलते हैं. मराठी व्याकरण म्हणतात त्याला. छोटे बच्चे रहते हैं और जब बात करने लगते हैं तब उन्हें मराठी वर्णमाला अ आ ई ए बी सी डी कुछ मालूम नहीं रहता. ये मालूम न रहते हुए भी वो बहुत कुछ बात करते हैं. छोटा बच्चा माँ को आई करके बुलाता है. मराठी मध्ये आई, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस अव्वा, हिंदी माँ, इंग्लिश मम्मा, वडिलांना बाबा, पापा, अब्बा. क्या इसमें कुछ कॉमनैलिटी है? कुछ एक जैसी चीज़ें हैं? आई दोनों स्वर है, वॉवेल्स. अव्वा सिमिलर है. माँ में बाइलेबियल यानी दोनों होंठ एक साथ लगते हैं. माँ देख लीजिए. मम्मा भी सेम है. और अब बाबा और पापा की तरफ देखिए. ब और प दोनों बाइलेबियल है. औष्ठ्य ओठों से बनने वाले कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन. दोनों में फर्क नहीं है. अभी जरा ट्राई करके देखिए. ब, यहां अपने कंठ को हाथ लगा के देखिए. ब का उच्चार ब प. एक में वोकल कॉर्ड्स हिलती है. प में, ब में पी बी, पापा बाबा, और दूसरे में हिलती नहीं. इतना ही फर्क है. ये उच्चार करने में बहुत आसान है. ये बच्चे को कौन सिखाता है? बच्चा पहले ये शब्द बोलता है आई, अव्वा, माँ, मम्मा. ऐसा नहीं कहता कि फूफा, बुआ, चाचा, दादा. बिल्कुल नहीं. बाद में उसे आता है. जर काही गोष्ट पाहिजे, कुछ चीज चाहिए तो बोलने लगता है मुझे दो, दे, ले, आ, जा, ये, जा, खा, पी. क्या है ये वर्ब्स है, क्रियापद, जिससे एक क्रिया का, किए जाने वाले एक्शन का उल्लेख हो रहा है. क्रिया बोली जा रही है, क्रियापद है. किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया. तो बच्चे को लैंग्वेज जिस प्रकार आती है सुन के, और जो लैंग्वेज सेंटर है ब्रेन में वो पिकअप कर लेता है. और लैंग्वेज का ग्रामर, व्याकरण भी अपने आप बच्चा सीख जाता है. कुछ दिनों बाद जब बात करने लगता है तब बोलने लगता है आई मला दूध दे. आई को संबोधन करता है, आई को एड्रेस कर रहा है. आई मला दूध दे. मला खुद का नाम नहीं बताता. उसका नाम समझो अब्दुल है, अंगद है, राम है, रमेश है. रमेश को दूध दे बोल सकता है, लेकिन मला दूध दे ये नाम के बजाय सर्वनाम का यूज किया है. मला, दूध नाम है, दे वर्ब है, यानी पूरा वाक्य है. आई मला दूध दे, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब. ये स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया आपको. NP-NV. जब झगड़ा हो जाता है भाई से, बड़े भाई से, क्या कह रहा है? दादा ने मला मारले. दादा ने मुझे मारा. दादा ने, दादा क्रिया कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो दादा है कर्ता, सब्जेक्ट. बाद में मला, मुझे मारा. किसको मारा? मुझे मारा. मेरे किस पर क्रिया हुई? कोणावरती क्रिया झाली? माझ्यावर. मला क्या किया? मारले. कुछ काम हुआ, कर्म हुआ, क्रिया हुई. दादा ने मला मारले. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. पूरा स्ट्रक्चर बोल रहा है. कैसे सीखा? कहने का मतलब लैंग्वेज में ग्रामर इनबिल्ट रहता है और वो इनबिल्ट समझा जाता है. उसे अलग से तो सीखना चाहिए ताकि लैंग्वेज अच्छी बन जाए. अभी यही सेंटेंस और बच्चा कुछ और बड़ा हो गया, वो कहता है दुष्ट दादा ने मला खूब मारले.
सेम सेंटेंस है। अभी दुष्ट, ये दादा को एक्सप्लेन कर, दादा कैसा है उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, एडजेक्टिव। और मुझसे कैसे मारा, खूब मारा, खूब मार ले। तो क्रिया है, वो क्रिया के बारे में कुछ विशेष बात बता रहा है, क्रिया विशेषण है। तो एक सेंटेंस में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक छोटा बच्चा यदि समझ सकता है तो हमें ग्रामर समझने में क्या तकलीफ है। बच्चे को ग्रामर मालूम नहीं था, बच्चे को मराठी का व्याकरण, अजिबात मराठीचं व्याकरण त्याला माहीत नाही। जो मराठी भाषिक नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। आजू बाजू को लोगों के साथ जो मराठी के भाषिक है उनसे मराठी में बात करो, अपने आप भाषा आत्मसात हो जाती है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां बात थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और ये थोड़ा केयरफुल देखने वाला मामला है। देख लीजिएगा, हिंदी और मराठी बहुत साम्य है, एक जैसी भाषाएं हैं। लिपि जो है एक जैसी है, देवनागरी है। स्वर और व्यंजन ऑलमोस्ट एक जैसे है। जैसे ळ हिंदी में नहीं है, वो लोग ड कहते हैं। मराठी में एक गीत है, घन नीळा लडीवाळा झुलवू नको हिंदोळा। यदि ये हिंदी भाषी कहेगा तो कहेगा घन नीड़ा लड़ीवाड़ा झुड़वू नको हिंदोड़ा। सारा अर्थ निकल गया, क्योंकि दूसरी भाषा में ये स्वर ही नहीं है, इसलिए ये तकलीफ आती है। अभी स्वरों के तरफ देखेंगे, अ आ ई उ ए आई ओ औ अम आ, दो दो की जोड़ियां मैंने इधर लिखी है, आपको स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। ये जो जोड़ियां है स्वरों की, उसमें अंत में है अम और आहा। अभी हम कहीं अम और आहा का वैसे यूज नहीं करते। अम है अनुस्वार और आहा है विसर्ग। इनका उपयोग मैं बाद में बताऊंगा, या तो अगले लेसन्स में ज्यादा बोलूंगा। इसे स्वरादि भी कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा के प्रचार से ए और औ, ये दो स्वर भी मराठी भाषा में आ गए हैं। तो ये है मराठी भाषा के स्वर। बाकी जो संस्कृत से आए हैं वो रूर लू लूर लू, जैसे वृषभ, पृथ्वी, ऋण, मातृ, माता, ये जो स्वर है ये दूसरी भाषा से यानी संस्कृत से आए हैं, संस्कृत के ही है। अब जाते हैं व्यंजनों की तरफ। अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्सोनेंट्स, क ख ग घ घ। कुछ लगा कॉमन? कहां से उच्चार हो रहा है? का ख ग घ घ, कंठ के ऊपर, और जो हार्ड तालु है उसके पीछे से स्वर आ रहा है, कंठ से आ रहा है। क ख ग घ ङ। ग अनुनासिक है, क्योंकि नाक से हवा बाहर आती है, इसलिए अनुनासिक कहा जाएगा। जो छोटे अक्षरों में मैंने लिखे हैं, जैसे क ख ग गंगा में घ, च छ ज झ में लास्ट जो है वो अनुनासिक है। ट ठ ड ढ न में न अनुनासिक है। त थ द ध न में न अनुनासिक है, छोटा करके दिखाया है। प फ ब भ म में म अनुनासिक है। तो अनुनासिक मैंने अलग से दिखा दिए। अभी हर एक का उच्चार कहां से हो रहा है, उधर की तरफ जाएंगे ते बघूयात। क ख ग घ ङ आणि ह हा जो उच्चार है ह, ह्याचा उच्चार देखील कंठापासून, कंठ से होता है। यानी हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट में टंग एंड अपनी जिह्वा पीछे जाके लगती है, वहां से उसका उच्चार हो रहा है, इसे कंठ कहेंगे, कंठ से उच्चार है। अभी जाएंगे च छ ज झ ङ, और य का उच्चार भी यहीं से होता है। आप ट्राई करके देखिएगा। तालु को दांतों के पीछे, तालु को दांतों के बिल्कुल पीछे, ऊपर तालु को जीभ लगती है। च य, च छ ज झ ङ, च छ ज झ य, और य भी। तो इसे तालव्य कहेंगे, पैलेटल अंग्रेजी में, पैलेटल। देन ट ठ ड ढ न, यह है। और र षड़ भी यहीं जगह से उच्चार होता है, इसलिए अलग से लिखे हैं। उसकी जगह अलग है लेकिन मैंने यहीं पर लिख दिया। इसका कारण यह है कि मूर्धना यानी हार्ड पैलेट के पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है तालु का, वहां टच होती है, और रिट्रोफ्लेक्स भी है, जीभ थोड़ी पीछे जाती है। ट ठ, ट्राई करके देखिए, ट ढ न, जीभ को पीछे जाना पड़ता है, माघार घ्यावी लागते जिभेला, तर होता ट ठ ड ढ न।
रचही तसंच आहे, र जीभ गई पीछे, श ळ श ळ। अभी ये मराठी में र है, ये हार्ड है। अंग्रेजी में जो र है उसमें ज्यादा जीभ का टच ही नहीं होता, र, और मराठी का र, उसमें कंपन भी है। तो हर एक लैंग्वेज में उच्चार का प्रकार अलग है, लेकिन है मूर्धन्य, मूर्धना से ही निकलता है। तो ट ठ ड ढ न हो गया। अभी त थ द ध न, जिह्वा यानी जीभ दांतों के पीछे के हिस्से में लगने के सिवा इसका उच्चार ही नहीं होगा। त थ द ध न, दंत्य डेंटल है। आगे जाएंगे, बाइलेबियल, लेबियल, दोनों होठों के सिवाय आगे का उच्चार पॉसिबल नहीं। प फ ब भ म, इसे औष्ठ्य कहते हैं क्योंकि होठों के सिवाय ये चलेगा ही नहीं। आगे है य र ल व श, य र ल व, ये एक क्लास है। ये कहां से आता है? मैंने र का उच्चार पहले ही बता दिया, य का उच्चार बता दिया, च वर्ण में है, र का उच्चार ट वर्ण में है, और व अलग है, वह क्लास बाय इटसेल्फ है। व का उच्चार दंत्योष्ठ है, दांत और होंठ दोनों को मिलके व, दांतों के पीछे जीभ जाती है व। इस तरह ये आ गए। और अभी आगे श स श श स, य र ल व श के बाद श स हड़प छदने ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये श जो है शाहमृग का श, हम लोग लिखते हैं शाहजी, दुकान वाले शाह, वो श। दूसरा श है षटकार, जो क्रिकेट का लगता है श, इसमें रेट्रोफ्लेक्स और पीछे जाती है जिह्वा। तो एक श में हवा आगे चलती है, एक में श के साथ रेट्रोफ्लेक्स एक्शन है। तो इनको उष्म कहते हैं, उष्म यानी घर्षक, जीभ का घर्षण, हवा का घर्षण होता है। ट्राई करके देखिए, श स श, इससे घर्षण होता है, इसलिए ये भी रेट्रोफ्लेक्स है। ह ळ क्ष ज्ञ, ड़ का पहले ही उच्चार हो गया है। क्ष और ज्ञ है, ये बिल्कुल क्लास अपार्ट है। इसे व्यंजन कहना या जोड़ व्यंजन कहना, यानी जॉइंट कॉन्सोनेंट, क्योंकि क और श मिला दो, कश क्ष। ज्ञ द न य, ज्ञ, ये जोड़ है। तो जहां पर वो द डी का उच्चार आएगा वहीं पर से ही आएंगे। तो इस तरह से देवनागरी और संस्कृत, हिंदी एक ही टाइप का उच्चारण है, और उसमें कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, कुछ घर्षक है, कुछ कंठ्यौष्ठ भी है, जैसे ए और ए नीचे लिखे कंठ तालव्य, ए कहीं हवा लगती नहीं। और स्वरों और व्यंजनों में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है कि जब स्वर का उच्चार होता है तभी हवा का बहाव सीधे मुंह से निकल जाता है, कहीं ज्यादा, कहीं भी उसका घर्षण, कहीं भी उसका टच नहीं होता, दांतों से जीभ का कहीं भी टच नहीं होगा, और ओरल कैविटी में टच नहीं होगा। ट्राई करके देखिए, आ ई उ एक्सेट्रा कहीं नहीं होगा। और ये अंडरलाइन किए हुए व्यंजन है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म तक, प फ ब भ म तक। यहां जीभ जो है कौन से न कौन से पार्ट को लगेगी। यहां स्पर्श, इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के सिवा ये आएगा ही नहीं। मराठी भाषा, देवनागरी, ये बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। अभी इसी को कंपेयर यदि आपको करना है तो मैं अंग्रेजी की अल्फाबेट इधर लिखी है, लैटिन रोमन अल्फाबेट। ए ई आई ओ यू, इसमें से वॉवेल्स है, आपको मालूम है, और बाकी सारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स है। उसकी अरेंजमेंट में कोई भी लॉजिक नहीं है। बी और पी एक जैसे है, एक ही क्लास में है, लेकिन कहाँ बी है और कहाँ पी है। के और गे उच्चार में एक ही है, एक में वॉइस्ड है, एक में अनवॉइस्ड है। मैंने पहले ही बताया कहाँ से वोकल कॉर्ड्स मूव होती है, लेकिन उनकी मूवमेंट अलग है, जगह अलग है। और एक दूसरी बात, पीछे जाएंगे थोड़ा, मैंने कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, ये नीचे लिखा है मैट, मुंबई, मीट, मेट। अंग्रेजी में या रोमन लैंग्वेजेस में मैट, MAT, स्वर बाद में लगा है, ए स्वर है सिलेबल पूरा करने के लिए, ये बाद में लग गया। मुंबई, यू
सिलेबल लग गया, यू स्वर लग गया और सिलेबल पूरा हो गया, MU मुंह। मीट में ई लग गया, मीट, लेकिन एम जैसे कि वैसा है। मराठी में देवनागरी में क्या हुआ देखो, मैट, स्वर का चिन्ह म के ऊपर लग गया है। बाद में मुंबई, स्वर का चिन्ह उ, उकार जो नीचे लग गया है और अनुनासिक है वो ऊपर लग गया है। सो ऊपर नीचे मीट, ये इकार का चिन्ह है मीट के, नी, ये इकार बाजू से लग गया है। मेट ऊपर लग गया है, यानी लैंग्वेज के मूल जो व्यंजन है उसमें फर्क होता है, लेकिन इसलिए इसे अबुजिड लैंग्वेज भी कहते हैं। ये फैमिलीज ऑफ लैंग्वेज की बात है, आपको उसके बारे में सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन ये फर्क है। सो ब्राह्मिक स्क्रिप्ट के जो सारे लैंग्वेज है ये एक ही प्रकार के हैं, जिसमें हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है, ओरी आती है, बंगाली आती है। तो इस तरह से अपनी जो अल्फाबेट है, स्वर और व्यंजन का विचार हमने किया। ये जो चार्ट है आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस पर कम से कम 2-3 सवाल आ जाते हैं कि दे दिया जाता है कि ये कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, दंत्य कौन सा है। अब ये च छ ज झ मैंने जो बोला ये तालव्य है, लेकिन जब च को य लगता है तब वो तालव्य होता है, च छ। लेकिन सिर्फ चा छा जा झ, च के साथ अ लगता है, करके देखिए, वो दंत तालव्य होता है। बट मोस्टली इसे तालव्य कहा जाता है। कौन से शब्द में उसका प्रयोग हो रहा है उस पर ये निर्भर करेगा। चलो अगले स्लाइड की तरफ जाएंगे। ये अंग्रेजी की बात छोड़ देंगे। मराठी भाषा देवनागरी स्क्रिप्ट बहुत साइंटिफिक कैसे है, क्योंकि हर एक उच्चार एक जगह से जो उच्चार हो रहा है वो एक ही साथ है। तो हमारे है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य। ये दंत तालव्य और दंत्य औष्ठ्य इनका प्रमाण बहुत कम है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, ए और ऐ दंत कंठ तालव्य है, ओ और औ कंठ्यौष्ट है, कंठ और औष्ठ ये व्यंजन है, स्वर है, सॉरी, ओ और औ स्वर है, टच नहीं होता, लेकिन जो मूवमेंट होता है मुंह का आकार वो कंठ और औष्ठ को इन्वॉल्व करके होता है, इसलिए कंठ औष्ठ है। वह दंत्योष्ट है। ये स्वरों का विचार हो गया, व्यंजनों का विचार हो गया। सारी लैंग्वेज इसी से बनती है। जो बच्चा नहीं जानता, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं समझा कि ये लैंग्वेज में क्या है, कौन सी जगह से कौन सा उच्चार होता है, वो तो अपने आप समझ गया है, हम भी समझ जाएंगे। अभी शब्दों के प्रकार है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कहते हैं। शब्दों के प्रकार 8 प्रकार है। नाम है सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल प्रयोगी अव्यय। अंग्रेजी में भी उसका सब मैंने बाजू में लिख दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक ही वाक्य में ये सारे के सारे आ जाएंगे। आगे से मैं सिर्फ नाम, नाउन, इस पर एक वीडियो दूंगा, सर्वनाम पर एक वीडियो दूंगा, विशेषण पर दूंगा, क्रियापद पर दूंगा, क्रिया विशेषण पर दूंगा, यानी 8 प्रकारों पर और उसके उप प्रकारों पर एक एक वीडियो आपकी तरफ आ जाएगा। बाकी मराठी में जो कहावतें और मुहावरे हैं, जो मराठी भाषिक नहीं जानते, उसका अलग से जो है आपके ईमेल पर आ जाएगा। यदि आप रजिस्टर कर लेते हैं हमारे वेबसाइट पर, मैं बाद में वो दिखाऊंगा, तो आपको ईमेल में आ जाएगा, क्योंकि वो इतना मटेरियल है कि वो मैं वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन आपके हाथों में, आपके मोबाइल फोन में, आपके ईमेल में पहुंच जाएगा। आगे चलते हैं वो एग्जाम्पल की तरफ। एक उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं, वही उदाहरण दादा ने मला मारले। मराठी में दादा ने मला मारले, छोटा बच्चा बोल रहा है, दादा ने करता है, क्रिया मुझ पर हुई है, मला मारले ये वर्ब है। अभी और उसने बढ़ा दिया, थोड़ा बड़ा हो गया, दादा ने मला खूब मारले, बहुत मारा, खूब मारले। अभी खूब किसके बारे में बोल रहा है? मारना के बारे में। कसे मार ले? खूब मार ले। तो ये क्रिया के बारे में विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता, खूब मार ले, क्रिया विशेषण है। बच्चे को नहीं मालूम कि वो क्रिया विशेषण का प्रयोग कर रहा है। खूब खा ले, खूब प्याय ले, क्रिया विशेषण जो होता है वो ज्यादा बदल नहीं होता उसमें। जब क्रिया विशेषण की तरफ जाऊंगा तब उसके प्रकार भी बताऊंगा। अभी
ये बच्चा और बड़ा हो गया। वो दादा कैसा है? बदमाश है। बोलता है दुष्ट दादा ने मला खूप मारले। अभी दादा के बारे में और जानकारी दे रहा है, दादा की विशेषता बता रहा है, बोल रहा है उसे दुष्ट है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। दुष्ट दादा ने मला खूप मारले। और बड़ा हो गया, दुष्ट दादा ने आणि त्याच्या मित्रांनी मला खूप मारले। ये 3 चीजें बढ़ गई। आणि त्याच्या मित्रांनी, ये प्रोनाउन, त्याच्या मित्रांनी ये नाउन है। मला खूप मारले, सेंटेंस बढ़ता गया। ग्रामर के साथ बच्चा बोल रहा है, उसे ये मालूम नहीं कि उसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसने यूज कर लिए। बाद में बोलता है अब ओ माय गॉड, दुष्ट मन्या दादा ने, अभी दादा का नाम भी बोल रहा है, प्रॉपर नाउन, मन्या दादा ने आणि त्याच्या प्रॉपर नाउन, त्याच्या, चले जाएंगे पीछे, नाम, सर्वनाम, ये नाम आ गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, विशेषण का यूज हो गया, क्रियापद का यूज हो गया, क्रिया विशेषण का यूज हो गया। देन उभयान्वयी अव्यय का वो आणि जो था वो उभयान्वयी था, शब्द योगी नहीं, उभयान्वयी था। और शब्द योगी अव्यय अभी आगे आ जाएगा, उधर मैं जाता हूं। कुठे मारले? पाठीवर, वर, ये है शब्द योगी अव्यय, पोजीशन बता रहा है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, शब्द योगी अव्यय। अभी ये पोजीशन के साथ पीठ पर मारा, पाठीवर खूप मारले। सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच एक ही उदाहरण में एक छोटे बच्चे के मुंह से आ गए। आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। जिन लोगों की मराठी मातृभाषा है उनसे मराठी में बात करो। सबको मराठी सिखाना बहुत आनंददायी चीज है। महाराष्ट्र में मराठी सीखना बहुत आवश्यक है, तो मराठी सीखो। ये एग्जामिनेशन के लिए, ये रिटर्न टेस्ट के लिए मराठी पर और व्याकरण पर 15 से 20 नंबर का वेटेज है, तो इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें मेहनत आपको करनी ही करनी है। तो ग्रामर और व्याकरण यहाँ सिखाया जाएगा। जे मराठी भाषिक आहेत त्यांच्यासाठी उपयोगी आहे, कारण की ज्यांना मराठी ही मातृभाषा आहे त्यांना हे बऱ्याच गोष्टी आपोआप समजतायत। ही अक्वायर्ड लँग्वेज नाही आहे, स्वतःची लँग्वेज आहे, त्यामुळे त्यांना समजतात। परंतु बऱ्याच गोष्टी जे बारकावे आहेत ते मात्र समजणार नाहीत। मी जरी मध्ये काही हिंदी बोलत असलो तरी महाराष्ट्रातल्या मराठी लोकांना हिंदी तेवढं नक्कीच समजतं, परंतु हे सगळ्यांना याचा फायदा व्हावा व्याकरणाचा, यासाठी मी हिंदी मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये हे बोलत आहे। पुढे जाऊया। तुम्हाला करायचं काय आहे, कारण की जे मी मटेरियल पाठवणार आहे ते जर तुम्हाला मिळायला पाहिजे असेल तर तुम्ही सर्वप्रथम ही जी माझी वेबसाईट आहे, आपण काय शिकतोय, ही जी आमची मायबोली मराठी असे आमची मायबोली, ती तुम्ही आता शिकताय। आणि फार सुंदर भाषा आहे, थोडीशी रांगडी आहे, थोडी राकट आहे, कणखर आहे, सह्याद्रीच्या दगडासारखी, परंतु सुंदर पण आहे। तुम्हाला आवडेल। याचं ग्रामर जर शिकलात, ग्रामर शिकला म्हणजे त्याची टेक्नॉलॉजी शिकण्यासारखं झालं, मग भाषेत चूक होत नाही। ग्रामर मी शिकवतो आणि थोडीशी मेहनत तुम्ही करायची आहे। आणि यामध्ये जे कहावते मुहावरे आपण हिंदीत म्हणतो, वाक्प्रचार, ते मी तुमच्या मेलवर पाठवीन। त्यासाठी आमची जी वेबसाईट आहे sanjaybarve.com, याच्या जॉईन कोर्स या टॅबवर जायचं। या टॅबवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला हा पुढचा जॉईन कोर्स नावाचा फॉर्म मिळतो, तो फक्त भरायचा। आम्ही ॲड्रेस देखील मागत नाही, आम्हाला ईमेल लागते आणि त्या ईमेल करेक्ट लिहायची। त्या ईमेलवरती तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी, समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, अँटोनिम और सिनोनिम्स मिळतील, मुहावरे मिळतील आणि इतर ज्या गोष्टी ज्या व्हिडिओमध्ये करणं शक्य नाही त्या पण सगळ्या मिळतील। तर अमृतातेही पैजा जिंकी अशी ही जी मराठी भाषा आहे, ती मराठी भाषा तुम्ही नक्की शिका। काय वाचाल आणखीन यासाठी क्या पढ़ना चाहिए, विकिपीडिया के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ। मराठी विकिपीडियामध्ये मराठी व्याकरण नावाचा वेगळा सेक्शन आणि लेख आहे। कुठे जायचं आहे तुम्हाला? mr.wikipedia.org/wiki/मराठी_व्याकरण, इथे पूर्णपणे लिंक पण दिसते आहे। ही लिंक पहा, या ठिकाणी जा आणि याच्या शेवटी, ह्या पेजच्या शेवटी 6 पुस्तकं पण दिली आहेत। 6ही पुस्तकं स्टँडर्ड आणि चांगली आहेत। त्यापैकी स्वतःजवळ नसेल तर लायब्ररीतून घेऊन या, पण पुस्तक नक्की वाचा। त्यामुळे मी जे काही शिकवतोय, जो कुछ यहाँ आपको मिल रहा है वो सप्लीमेंट हो जाएगा, उसमें एडिशन हो जाएगा, आपको तकलीफ कम होगी, क्योंकि ये 15 मार्क आप
उसको वेस्ट नहीं कर सकते. आपने सबको मिळणं चाहिए. सगळ्यांना, मराठी भाषिकांना तर अवश्य मिळायला पाहिजेत. आणि भाषा शिकणं हे एक सुंदर गोष्ट असते. जर तुम्ही खूप सारं वाचन केलं असेल तर भाषेतले हे बारकावे तुम्हाला अगदी सहज समजतात. जर वाचलं नसेल तर अजूनही वेळ गेली नाही, वाचायला सुरुवात करा, त्याचा फायदाच होईल, नुकसान कधीच होणार नाही. आमच्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या, त्याला सबस्क्राईब करा आणि नक्की तुमचा ईमेल ॲड्रेस जॉईन कोर्स या फॉर्ममधून पाठवा, ज्यायोगे तुम्हाला सगळं स्टडी मटेरियल विशेष करून भाषेचं हे तुमच्यापर्यंत पोचेल आणि त्याचा सबका लाभ होगा उसमें. रजा घेतो. जय हिंद.